अस्सलाम वालेकुम मेरे पेरेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का थर्ड लेक्चर है और हमारा टॉपिक रहेगा रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड आउटकम्स। इस इवेंट को हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे उसके कॉजेज क्या थे, इम्पैक्ट्स क्या थे एंड एट द एंड उसके आउटकम्स क्या आए इंडो पाक में। तो ये हमारी रहेगी टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, कॉजेज ऑफ द वॉर डिस्कस करेंगे, इवेंट्स इन द वॉर, उसके बाद कॉजेज बिहाइंड द फेल्यूर ऑफ वॉर एंड एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। ये हमारी टेबल ऑफ कंटेंट रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ। In 1852, Lord Dalhousie extended British control even further by applying the doctrine of lapse. This means that when a ruler died without a natural heir, the British would occupy his lands. So soon Satara, Oudh, Nagpur and Jhansi fell into the hands of British. अब इन सारी चीज़ों को अगर हम जो है ना प्रिसाइज करें कि एक तो इवेंट हुआ था 1852, दूसरा हुआ था 1857। 1857 वाले में क्या हुआ था ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखें, लॉर्ड डालहौसी ने एक अपना जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश ने एक लॉ दिया था जिसको एक डॉक्ट्राइन थी, जो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। अब उसके अकॉर्डिंग जो भी एक रूलर था जिस भी स्टेट में, अगर वो मर जाता था तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उसके सगे बेटे के पास चली जाती थी। अगर उसका सगा बेटा नहीं होता था तो वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली ब्रिटिश एम्पायर के पास चली जाती थी। और तो इनके इस लॉ के चलते हुए जो ये जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, सतारा, ओध, नागपुर एंड झांसी, ये ब्रिटिश के हाथ में चली गई। तो ये जैसे हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी सब कॉन्टिनेंट पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम रूलर्स थे लोकल स्टेट्स के, उनमें एक चीज आई कि ये तो हम अपनी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें हम अपनी लॉस कर रहे हैं, तो हमें ये जो ब्रिटिश के इस एक्ट के अगेंस्ट जाना चाहिए। ये हुआ था 1852 में। उसके बाद जी कुछ सालों के बाद 1857, ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद, ये क्या होता है कि ब्रिटिश फेसेस सीरियस चैलेंजेस टू देयर कंट्रोल ऑफ इंडिया। इन द ईयर देयर वाज सीरीज ऑफ अपराइजिंग of states against the British rule, which were known as the War of Independence। अब ये बेसिकली अब जगह यहाँ से जो एक बोलते हैं ना कि 1852 में एक स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये एक जो रिवोल्यूशन आया था, वार ऑफ इंडिपेंडेंस को जिस चीज़ों ने प्रोवोक किया था, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। ग्रेजुअली लोग ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया कि जो वहाँ पे मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम रूलर थे उनसे उनकी ज़मीनें छीनना स्टार्ट कर दी। तो इन यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक रिवोल्ट में कन्वर्ट होती गई। लोग जो इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन थी वो ब्रिटिश के अगेंस्ट चली गई और रूलर्स भी ब्रिटिश के अगेंस्ट चले गए, और इस चीज को एक नाम दिया गया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको इंडियन रिबेलियन, इंडियन म्यूटेनी एंड एज वेल एज इंडियन रिवोल्ट के नाम से भी बोला जाता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन लोगों को अपने लैंड, अपने रिलीजियस एंटिटी, अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी को इंडिपेंडेंट करना था ब्रिटिश के हाथ से। जब भी इस वार को वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, ऐसे क्या काजेस थे जिन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को फॉर्म में लाया। अब पहले फर्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल कॉज। अब पॉलिटिकल कॉज में बेसिकली क्या था कि द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल, द लोकल लीडर्स saw their authority decline, the use of doctrine of lapse was unpopular, the seizure of oath in 1856 convinced many local rulers that their British were simply land grabbers। अब बेसिकली जब हमने पिछली स्लाइड में जो हमने बड़ी बड़ी स्टेट्स को देखा कि उनके उनका असल में मकसद कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई बिजनेस वगैरह का नहीं था, बहरहाल वो एक अपना कब्जा जमाना चाह रहे थे, उनको लैंड पे उनको कब्जा चाहिए था। तो ये जितने भी लोकल रूलर्स थे, इनको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो कह समझ में आने लगी कि ये तो वाकई हमसे, हमारे जो लैंड है, हमारी ज़मीन है, ये तो हमसे वो छीनना चाह रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि हमसे तो एक तो हमारे लैंड्स भी जा रहे हैं, अब उनकी ज़मीन चली गई, तो उनके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या रहेगी कि वो किस तरीके से रूल करेंगे। क्योंकि वहाँ पे अगर हम इंडो पाक में उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ
टोटली जो उनका काम था वो एग्रीकल्चर पे होता था। जैसे आपके वहाँ के जितने भी हिंदूज एंड मुस्लिम्स होते थे वो टैक्स पे करते थे, जिस टैक्स को लगान बोलते थे। एक तो ये रीजन था कि उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी को थ्रीट थी। वो किस कंडीशन में थ्री थी, क्योंकि उनकी जो जमीनें थी वो भी उनके हाथ से जा रही थी। ब्रिटिश वो जो है ना जबरदस्ती उनकी चीजें वो कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद सेकंड रीजन था मिसट्रीटमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। अब ये क्या था, इसमें एक लॉर्ड डालहौसी जो था उन्होंने एक डिसीजन बनाया था कि जो रॉयल फैमिली है जितनी भी जो मुगल्स हैं उनको उन्होंने शिफ्ट किया था, रेड फोर्ट से दिल्ली शिफ्ट किया था। और ये उनको लगा कि देखिए उन वहाँ पे जो ब्रिटिश होते थे उनको ये लगता था कि ये जो है ये हमारे मोनूमेंट्स ही हमारी पहचान है। अगर इनकी हमने ये ताजमहल ये सारी हमारी कमाई ही है, अगर ये हमसे चली गई तो हम अपनी जो है ना एक एंटिटी जो होगी ना, हम अपनी सिविलाइजेशन, हम अपना कल्चर वो हमारा चला जाएगा हमसे। और यही ब्रिटिश ने किया था, जिसकी वजह से लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट जाने का फैसला किया था। तो ये हमारा पॉलिटिकल काज था। उसके बाद जी सेकंड में है रिलीजियस एंड सोशल कॉज। अब ये एक स्ट्रॉन्ग कॉज था जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की आकरंस हुई थी। ये किस तरीके से हुई थी, नंबर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने पुराने जो न्यूज़पेपर फेसबुक पे या गूगल पे हमें मिलते हैं उसमें देखते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे वो ब्रिटिश के लिए स्लेव थे। और ब्रिटिश अपने कल्चर को सुपीरियर कल्चर, सुप्रीम कल्चर कंसीडर करता था। और जो इंडियन कल्चर था, जिसमें आप सिंध, जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम वाले टाइम में, कि जो सिंध का कल्चर था जो मुसलमानों का वो कैसे फ्लोरिश हुआ था, किस तरीके से वो आपस में मिलके हिंद और सिंध वाले लोग मिलके अपने कल्चर को एक मिक्स्ड कल्चर बना के उन चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मुसलमान एंड हिंदूज का ऑलमोस्ट कल्चर सेम था, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया। उनको इन्होंने डिग्रेड फील करवाना स्टार्ट किया ब्रिटिश ने, कि हम सुपीरियर हैं बाकी इंफीरियर हैं। एक तो ये काज हो गया था। उसके बाद जितनी भी इंडियंस थे, अब जब इंडियंस की बात करेंगे तो उसमें सारी कास्ट एंड क्रीड्स आ जाएंगे। आप मुसलमान आ जाएंगे वहाँ पे, हिंदूज आ जाएंगे, क्रिश्चियंस आ जाएंगे, एट सम एक्सटेंट इंडिया में रहते थे तो वो सारे इंडियंस ही कहलाएंगे, सिख। अब ये सारे इनको क्या था कि ब्रिटिश जैसे ही आप लोगों के स्टेट में आगे, स्टेट में आने के बाद उन्होंने ऑफिशियली रिलीजन के साथ छेड़खानी की थी। रिलीजियस काज ये था, उन्होंने क्या क्रिश्चियन मिशनरी स्टार्ट की थी। क्रिश्चियनिज्म उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, अपने साइलेबस में कंपलसरी किया था। अब उसके कंपलसरी होने के बाद क्या हुआ कि मुसलमान, हिंदूज एंड सिख, उनको लगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी रिलीजियस एंटिटी को भी हार्म कर रहे हैं, इसलिए हमें इनके अगेंस्ट जाना चाहिए। क्योंकि देखें मुसलमान हो या हिंदू, कोई भी अपने मजहब पे कोई भी अटैक बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये भी एक अच्छा खासा रीजन था जो ब्रिटिश के अगेंस्ट गया था। इकोनॉमिक काजेस जैसे के टैक्सेस थे। ब्रिटिश जो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया था कि जितने भी मुसलमान हिंदू अपने स्टेट में काम करते थे उनके स्टेट में इन्होंने हाई टैक्स इम्पोज कर दिए। उनके ऊपर लगान होती थी। एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी इन पे बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्री उन पे हुई काफी सारी चीजें उसमें ये बताते हैं कि उनके ऊपर टैक्स होती थी। अगर वो टैक्स की कुछ परसेंटेज क्या होती थी, वो अपने जो ऑफिसर्स थे वो रख लेते थे। और जो ऊपर ब्रिटिश क्राउन के पास जाती थी वो एक मिनिमम अमाउंट होता था। तो वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी मुसलमान एक फेडअप हो गए थे इन चीज़ों से। इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन हिंदूज ये सारे फेड अप हो गए थे कि हमें इन चीजों से जान छुड़ानी है, इतना कमाएंगे हम और अमाउंट हमारा उनके पास जाता है। और उसके बाद ब्रिटिश के अंदर इनके बीच में सैलरीज का काफी डिफरेंस होता था। अब सैलरीज में क्या डिफरेंस होता था, जितनी भी मिलिट्री वाले, मिलिट्री का जो उनका टास्क होता था वो सारा परफॉर्म आपके इंडियंस करते थे। मिलिट्री आप बाहर जाना, लड़ना करना, जो हाई रैंक होती थी हाई रैंक पे ब्रिटिश होते थे। तो इनकी सैलरी का डिफरेंस जो था ना वो बहुत ज्यादा होता था। अगर एक जो इंडियन है वो अगर मर भी जाए तो उनको वो एजाज नहीं मिलता था जितना एक ऑफिसर को वहां पे मिलता था। तो ये एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी जिसकी वजह से लोगों ने एक अपराइजिंग मूवमेंट स्टार्ट की इन द फॉर्म ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद एक काज आता है इमीडिएट काज, जिसमें अग्रीज्ड कार्ट्रिज एंड द राइफल। अब इनमें क्या हुआ था बेसिकली,
1857 में एक ब्रिटिश क्राउन ने एक राइफल इंट्रोड्यूस की थी। अब उसमें क्या किया था कि उन्होंने राइफल में जो एक बुलेट होती थी, कारतूस जिसको हम बोलते हैं, वो जिस चर्बी की बनी हुई थी, वो चर्बी एक तो गाय की थी और दूसरी सुअर की थी। अब देखें, जो गाय हैं वो सेक्रेड एनिमल हिंदुइज्म में, और जो पिग है वो सेक्रेड एनिमल भी आपका, वो फारबिन सॉरी, पिग इज फारबिडन इन इस्लाम। तो अब उसको मुंह से, जो कारतूस होता था उसको मुंह से छीन कर फिर वो उसमें गंदरफ डालते थे अपनी बंदूक में, राइफल में। अब ये क्या दोनों को, तीनों को करना होता था, मुसलमानों को भी, सिखों को भी एंड हिंदूज को भी। तो ये सारी चीजें, वो हिंदूज गाय को नहीं खाते, मुसलमान सुअर को नहीं खाते। तो इस वजह से ये एक हुआ था जिनकी वजह से जितने भी इंडियंस थे वो ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट गए। और उसके बाद एक उनको जो लीड कर रहा था वो था मंगल पांडे। अब ये इवेंट था जनवरी में। उसके बाद मई आता है। मई में क्या आता है कि 85 out of 90 Indian soldiers at Meerut refused to bite the greased cartridge on their teeth. These 85 soldiers were court-martialed and imprisoned for 10 years. अब ये जनवरी से लेकर मई तक 85 से लेकर 90 इंडियन सोल्जर्स, अब इंडियन सोल्जर्स में कोई भी रिलीजन आ सकता है, उनको क्या हुआ, उन्होंने उस कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया, मुंह से काटने से इनकार कर दिया, और उनका कोर्ट मार्शल करके 10 साल की उनको सजा दी गई थी। अब उसी मंथ मई में, 10 मई को क्या हुआ, इंडियन जितने भी सोल्जर्स थे वो एक ओपन रिवोल्ट में आ गए। उन्होंने हल्ला बोल दिया कि भाई अब हमसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, अब हम जंग ही करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारी चीजें कलेक्ट करके, अपने हथियार, अपने कम्युनिकेशंस थोड़ी बहुत जो उनके पास थे, उन्होंने एक सारी चीजें करके फिर उन्होंने एक ब्रिटिश जो ऑफिसर था उन पे हमला करते हैं। अब उसी रात 10 मई को एक जो ब्रिटिश बंदा उनका मारा जाता है। तो उनका जो कम्युनिकेशन ब्रिटिश का मोड था वो काफी फास्ट था। तो ये खबर ओवरऑल दी स्टेट्स में फैल जाती है और एक वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब वार लाइक सिचुएशन तो क्रिएट हो गई, हालांकि ये वार ही हो गई, इवेंट ऑफ द वार। अब वो किस तरीके से हो गया, जो ये वार थी ना, ये जल्दी से अपने जो है ना इर्द गिर्द घूमने फिरने लगी। ठीक है, ये एक उसको बोलते हैं ना एक्सपेंड होना, ये होती गई। और ये जैसे ही वार एक एक्सपेंड में आ गई, एक ओपन रिवोल्ट हो गया, तो ब्रिटिश ने आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश अपना कंट्रोल लॉस करते गया। अब वो कंट्रोल कौन सी स्टेट्स में था, एक मथुरा, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, दिल्ली एंड लखनऊ। यहाँ पे ये क्या था, ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल खो दिया था। अब ब्रिटिश का जो कंट्रोल था वो सिर्फ था उत्तर प्रदेश में, बाकी ब्रिटिश का कंट्रोल खत्म हो गया था। अब वहां पे कानपुर वाली जो स्टेट थी, वहां पे इंडिपेंडेंस को लीड कर रहे थे नाना साहब। अब ये देखें, ये एट दैट टाइम नाना साहब वाज अ प्रो ब्रिटिश इंडिविजुअल। ये ब्रिटिश को बोल मतलब उनके साथ इनकी जो है ना दुश्मनी भी नहीं थी और दोस्ती भी नहीं थी। तो इसके हाथ कुछ ब्रिटिश लगते हैं और ये इनको एक पॉजिटिव वे में ट्रीट करते हैं। ऑफिसर है, ठीक है, आप सोल्जर हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। फिर उनको लगा कि इन्होंने ही हमारे जो है इंडियंस को इन्होंने मारा है, बेरहमी से उनके साथ जो है ना पेश आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसने भी उनको मारना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश को। उसके बाद उन ब्रिटिश को, नाना साहब उनको मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जनरल हैवलॉक कैप्चर्ड कानपुर आफ्टर डिफीटिंग नाना साहब। अब जो ये जनरल जो होता है, ये हैवलॉक, ये कैप्चर कानपुर को, कानपुर में किसकी स्टेट में किसकी चलती है, नाना साहब उनको लीड करते हैं। और ये क्या करता है, डिफीट नाना साहब को करता है बैटल में, और उसमें उसका रिकैप्चर उनको करता है। लेटर ऑन नाना साहब विद द हेल्प ऑफ तात्या तोपी रिकैप्चर्ड and recaptured Kanpur in November 1857, but not for a long time, and British defeated them once again in a fierce war from December 1 to 6 1857। अब ये क्या था, नाना साहब ने पहले तो कैप्चर हो गया था कानपुर, जनरल आ गया था। उसके बाद फिर नाना साहब उसको रिगेन कर लेता है विद द हेल्प ऑफ तोतिया तात्या तोपी। उसके बाद वंस अगेन जितने भी ब्रिटिशर थे, वो एक फायरस बैटल वहां पे कंडक्ट होती है, जिसमें वंस अगेन नाना साहब मारे जाते हैं और
स्टेट जो है ये ब्रिटिश के हाथों चल जाती है, और वहां पे फिर लखनऊ में आ जाती है। अब लखनऊ में जो कमांडर थी, जो वार को सपोर्ट कर रही थी, वो थी लक्ष्मी बाई, झांसी की रानी भी जिसको बोलते हैं। अब उन्होंने क्या किया, शी यूजुअली ड्रेस्ड लाइक अ मैन, वो मर्दों के कपड़े पहनकर जंग लड़ रही थी। और वो क्या क्या, शी फॉट bravely and stopped British for a long time but was killed in a battle। इन्होंने अच्छी कोशिश की ब्रिटिश के साथ, जो एक होता है ना टूथ एंड नेल वाली फाइट, वो हुआ था इनके साथ। और उसके बाद पर इवेंचुअली क्या हुआ, शी वॉज किल्ड इन दैट बैटल, वो मारी गई, और लखनऊ भी कंट्रोल में चला गया ब्रिटिश के। अब पहले जैसे हमने पढ़ा है ना कि ये कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, दिल्ली एंड लखनऊ में वार थी, और ये ब्रिटिश ने कंट्रोल लॉस किया था। अब नीचे वाले इवेंट्स में देखें, कानपुर ब्रिटिश के बाद अगेन चला गया, उसके बाद लखनऊ भी चला गया। अब नीचे भी जितने भी माइनर स्टेट्स, ये सारी ब्रिटिश ने रिकैप्चर करना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद जी इवेंचुअली जो एंड में हुआ था, ब्रिटिश प्रूव्ड देमसेल्फ टू बी टू पावरफुल टू बी डिफीटेड एंड सितंबर 1857 दिल्ली एंड लखनऊ वाज regained। बहादुर शाह टू सरेंडर्ड पीसफुली बट हिज सन वर ब्रूटली मर्डर। अब यहाँ पे जितने भी मुसलमान, हिंदू, सिख थे, उनको पता चल गया कि भाई ब्रिटिश हमसे पावरफुल है, हम नहीं इनसे लड़ सकते, तो इन्होंने क्या किया, सरेंडर करना स्टार्ट किया था। अब इस इवेंट के बाद बाद जैसे ये इवेंट हुआ था, ये तो वॉर थी कि किस तरीके से कहाँ चली, किस तरीके से ब्रिटिश ने चीजों को रिकैप्चर करना स्टार्ट किया। अब हम देखेंगे कि व्हाट वर द मेजर काजेस ऑफ फेल्योर ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसे क्या काजेस थे जिनकी वजह से मुसलमानों ने ये जंग हार गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक काज आएगा, वो है लेक ऑफ यूनिटी। अब ये क्या था, यूनिटी किस तरीके से नहीं थी कि जैसे वहां पे जितनी भी कम्युनिटीज थी, उनके पास कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं था कि हमें करना क्या है, उनके पास कोई यूनिटी नहीं थी। कि इतनी सारी स्टेट्स थी सब कॉन्टिनेंट पे, ऑलमोस्ट 400 स्टेट्स थी, उनमें क्या था, किसी को भी ये पता नहीं था कि हम कब कौन सी चीज किस तरीके से करनी है। अगर आप पाकिस्तान का अंदाजा लगा लें, एक जंग कराची में दूसरी हैदराबाद, अब एक दिन कराची में, अब 3 दिन के बाद हैदराबाद। तो ब्रिटिश का तो कम्युनिकेशन जो मोड था वो तो फास्ट था, वो तो वहां पे ट्रेवल आना जाना, वो तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं था, डिफेंड करना चीजों को। तो ये एक चीज थी जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट थी, लेक ऑफ यूनिटी। ठीक हो गया। उसके बाद ब्रिटिश स्ट्रेंथ। अब देखें, ब्रिटिश तो नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मीज दैट एट दैट टाइम। उस टाइम उस टाइम जो ब्रिटिश आर्मी थी वो एक पावरफुल आर्मी थी। उनके पास जो कम्युनिकेशन मोड था वो भी उनका स्ट्रांग था। उनके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी उस टाइम के हिसाब से, जैसे एक तोबे ले ले, बंदूकें ले ले, ये सारी चीजें थी। तो मुसलमानों के पास इतनी चीजें नहीं थी कि उनके साथ मतलब फाइट कर सकें। खाना पीना ही मुसलमानों के पास नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, ये सारी चीजें ब्रिटिश के पास काफी हद तक थी। तो उन्होंने क्या किया, उन चीजों को यूज करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, और मुसलमानों को एक नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस मुसलमानों के लिए उन्होंने क्रिएट किए थे। उसके बाद लेक ऑफ विजन, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। अब वहां पे क्या था, जब वॉर स्टार्ट हो गई है तो मुसलमानों के पास पूरी एक प्लानिंग नहीं थी, एक स्ट्रेटेजिक विजन नहीं था। अब स्ट्रेटेजिक विजन एंड प्लानिंग क्या होती है कि ठीक है हम यहाँ पे ये जंग करें। अब इसमें क्या करेंगे, हम ब्रिटिश को या तो उनको कैदी बनाएंगे, या उनको बोलेंगे भाई आप सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दो, या हम उनको गवर्नमेंट उनसे छीनेंगे, या हम उनसे इकोनॉमिक मींस अपने कंट्रोल में लेंगे। ऐसी कोई चीज ही नहीं थी, बस लड़ना है, ब्रिटिश को मारना है। अब ब्रिटिश के 2-3 थोड़ी थे कि आप उनको जाके मारेंगे और दूसरे दिन आपको उनको छोड़ देंगे और वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं था। तो ये क्या था, ये सिचुएशन मुसलमानों को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में आ गई कि मुसलमानों के पास कोई एक प्रॉपर विजन ही नहीं था कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। बिकॉज एट दैट टाइम मुस्लिम्स वर नॉट साउंड इन द मीन ऑफ एजुकेशन। मुसलमानों के पास एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं थी कि वो अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्रूव करके एक अच्छी सोसाइटी को स्टेबल करें। वो तो बाद में आए थे मुस्लिम स्कॉलर्स जिन्होंने चीज़ों को रिवाइव एंड रिवैम्प किया था। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। अब ये क्या, मुसलमानों के पास ना कोई टेक्निक थी,
ना कोई उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी कि वो जाके किसी से लड़े। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से के माने मुसलमानों के उस टाइम मुसलमानों के पास एक जो है ना कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन वायरलेस वगैरह भी नहीं थे, सॉरी वायरलेस वगैरह भी नहीं थे, उनके पास गाड़ियां नहीं थी, उनके पास हथियार नहीं थे। ये सारी चीजें मुसलमानों के पास नहीं थी, और ये सारी चीजें ब्रिटिश के पास थी। एंड टेक्निक्स टेक्निक्स के क्या होता है कि किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से बंदूक चलानी है, ट्रेनिंग, ये तो मुसलमानों के पास ये भी नहीं थी। तो ये काजेस थे, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट काजेस थे जिसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद जी कंक्लूजन पे आते हैं। अब कंक्लूजन क्या बोलता है? द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन historians have pointed out that it was a revolt of Indian soldiers who were offended at the use of breached cartridge. In their opinion, discontented sepoys were encouraged by the landlords and overthrown native princes and people of India who were not directly involved in the rebellion. अब देखें, ये जो एक वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी ना, ये एक सिंपल इवेंट नहीं था। जो हमने कॉजेज डिस्कस किए, वो सिंपल इतने कॉजेज नहीं थे ये। अब ये इसमें हर एक बंदा इन्वॉल्व था। रेवोल्यूशन आता है, वो किसी एक की पैदावाइश नहीं होती रेवोल्यूशन की। इनकलाब एक बंदे से नहीं आता, उसके बाद एक ब्रॉड पिक्चर होती है। वो पिक्चर क्या थी? लैंड लॉर्ड्स पे फ्यूडलिज्म था, वहाँ पे मास्टर एंड स्लेव वाला कंसेप्ट था। तो वो सारे से ये जो लोकल पॉपुलेशन थी, वो इन सारों चीजों से पेड अप हो चुकी थी। दैट्स व्हाई दे बिगन टू रिवोल्ट अगेंस्ट द थिंग्स। उसके बाद ये बोलते हैं कि दे फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज नॉट अ नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन सो मच इन एज मच as a revolt was confined to a particular region and not to whole of India. Large areas like Punjab and Rajputana remained unaffected. It was a glorious landmark in the history, as much as Hindus and Muslims fought shoulder to shoulder to win back their lost independence. अब ये तो एक ओबियस है। ये हमने एक अपने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया है कि मुसलमानों के पास जो है ना एक स्पेसिफिक प्लान एंड स्ट्रेटजी नहीं था। एक जगह पे जंग एक दिन स्टार्ट हो रही, 3 दिनों के बाद किसी और स्टेट में कोई एक प्रिंस था जो उनसे लड़ना भी मुनासिब नहीं, वो बोले कि नहीं भाई, मुझे ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं जाना। वो प्रो ब्रिटिश हो जाते थे। तो इस वजह से कुछ जैसे बड़े बड़ी स्टेट नहीं, पंजाब सिंध एंड राजपूताना, वहां पे वार वाली सिचुएशन नहीं आई थी एट सम एक्सटेंट, और यही रीजन था जिसकी वजह से ये वार फेल हो गई थी। और इसकी जो एक लैंडमार्क, ग्लोरियस लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि इसमें हिंदूज एंड मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई की थी, और उसके बाद वो कभी साथ नहीं हुए थे सिवाय एक इवेंट लखनऊ पैक्ट के। उसके बाद ये एक दूसरे के अगेंस्ट ही आते रहे। The sepoys of the people fought gallantly up to the very end. Though the revolt was unsuccessful, the spirit of people remained unshaken. The revolt left an impression on the minds of Indian people and thus paved the way for the rise of a strong national movement. अब नो डाउट वहां पे जितने भी इंडियंस थे, उन्होंने जंग बहुत एक अच्छे जज्बे के साथ लड़ी थी, बल्कि वो फेल थी। पर उसके बाद क्या क्या था, मुसलमानों का जो जोश और जज्बा था वो कम नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक मुस्लिम एंड इंडियन नेशनलिज्म सेपरेट स्टेट्स बनी थी, नो डाउट। उसके बाद ये दोनों नेशंस अलग होकर अपनी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे मुसलमानों में एक नेशनलिज्म वाला कंसेप्ट आया कि बट वी आर अ नेशन, वी आर अ सेपरेट नेशन एंड वी मस्ट हैव अ सेपरेट पीस ऑफ लैंड टू लिव आवर लाइफ एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ इस्लाम। तो ये इसका एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। हालांकि ये फेल थी, पर उसके बाद भी मुसलमानों के एंड हिंदूज के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था, जिसने मुसलमानों और हिंदूज के लिए एक नेशनलिज्म के लिए वे क्रिएट किया था। तो ये ओवरऑल हमारा लेक्चर था वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम इंडिया काउंसिल एक्ट डिस्कस करेंगे, और जितने भी आए उनमें कौन कौन सी उनकी अचीवमेंट्स थी, किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम लोग ब्रिटिश हिंदू एंड मुसलमानों के साथ मिलकर चलाना चाह रही थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शाह वलीउल्लाह, जितने भी एजुकेशनल मूवमेंट है, रिलीजियस मूवमेंट है एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन पे आएंगे। तो ये है हमारे पाकिस्तान अफेयर्स का ओवरऑल आउटलाइन।
आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल डेट, अल्लाह हाफिज।